Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए सेट लाइट पार्ट 2 हम लोग गेस क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव्स करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को सेट बाय सेट्स कंप्लीट करवाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं अपने पहले क्वेश्चंस। तब तक के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रीम क्लासेस रो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, तो इसे आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल से, अवतल से, उत्तल से, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। वन का ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? दो का क्या हो जाएगा? दो का ऑप्शन टिक लगाइएगा आप लोग, बी नंबर, अवतल दर्पण से। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में आती है तो उसका कहते हैं हम लोग अपवर्तन। तीन का कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए 4 नंबर सवाल पाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। चाल में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन नहीं होने के कारण। सबसे पहले जब दिया है तो चाल में परिवर्तन के कारण ऐसे काम होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 में आते हैं हम लोग। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से, पूर्ण परावर्तन से। तो बताइए आप लोग। 5 का ऑप्शन टिक लगाएंगे आप लोग, 5 पर टिक लगाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोल सकते हैं, पूर्ण परावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं हम लोग। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? 6 का है ऑप्शन नंबर, घटता है। ठीक है, एक बार पिछले सेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है। जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर आपको बताएगा तो पिछले बार भी 8/9 होगा। 4/3/3/2, 3×3 = 9, ये ऊपर चल जाएगा 8/9। इसको कहते हैं n बराबर C/V के सूत्र पर। 7 का ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पानी तक कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 था 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण क्या होगा? 8 का सीधे देख रहे होंगे हम लोग। 8 का ऑप्शन नंबर ए, साइन इनवर्स 4/5। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगना है, वह बताइए क्या होगा? दुगना के प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब बन रहा है तो दुगना है तो 40 नहीं होगी, 40 ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर समान प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं हम लोग। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन बताना है आपको। 10 का 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर ही बनेगा। 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट। 10 का कौन सा दिख रहा होगा आपको? ठीक है, डी नंबर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में है तो जो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए और बी दोनों ऑलरेडी क्या है? गलत है। चलिए
अब चलते हैं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक वेवगाइड है। ट्रांसमिशन लाइन वेवगाइड दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग 11 का टिक लगाइएगा, 11 का टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत बार पूछा गया सवाल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश जैसे ही वर्ष लग जाता है तो वह हमारी लंबी लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग इसे प्रकाश वर्ष क्या कहते हैं, दूरी में आता है। चलिए हम लोग पहले सेट का अब कुछ 8 क्वेश्चंस जरा फिलर कर लेते हैं, भरने वाले सवाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो सारा पढ़ा हुआ है आपको वही क्वेश्चंस आएगा, इस पर भी कोई डरने की बात नहीं है। उत्तल दर्पण का उपयोग खाली स्थान के रूप में होता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग खाली स्थान दर्पण के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए बताइए आप लोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में होता है भैया? उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वह अपसारी, अपसारी, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग किस में बोलिए आप लोग? अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, एक का काम है एक बिंदु पर जमा करवाना, एक का काम है एक बिंदु पर फैलाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, वायुमंडल खाली स्थान में परिवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। चलिए बोलिए, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा भैया? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, वायुमंडल के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके संगत का खाली स्थान कोण 90 डिग्री होता है। आप लोग मैं समय दे रहा हूँ, कृपया भरने का प्रयास करें आप लोग। आपतन कोण का जो मान होता है ना, तो वह किसके लिए काम करता है भैया? अपवर्तन के लिए, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी होता है जब प्रकाश की किरण खाली स्थान माध्यम से खाली स्थान में जाती है, मतलब किस में जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश चलेगी ना तो वह हवा की तरफ से चलेगी, रुख करेगी हवा से, यानी सघन से चलेगी इधर विरल में, सघन से विरल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 4 का आंसर होगा सघन से विरल। अब आइए 5 नंबर सवाल के ऊपर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान खाली स्थान किससे बड़ा होगा? बताइए आप लोग। 5 में क्रांतिक कोण है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं हम लोग? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। ऑप्टिकल फाइबर की बात किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये बताया जा चुका है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से खाली स्थान होता है, कम होता है। क्या होता है? कम से हम वीडियो को जरूर देखेंगे एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा है, तरंगदैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। क्या होता है भैया? 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सीधे घटता है, यानी कमी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आ रहा है, फिर से 1 नंबर क्या ले आ रहे हैं वो दर्पण, अब लेंस में आ रहे हैं। पानी में हवा का एक द्वितल बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करेगा? जैसे एक संतृप्त कारा लेंस, अपसारी लेंस, कांच की समतल पट्टी, अवतल दर्पण। बताइए आप लोग, फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? सीधे फास्ट चलते हैं जरा, बी, अपसारी लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं,
एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसके पदार्थ का वर्तनांक कितना हो 1.5 हो, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, है ना, कि यह 1/f जो होता है ना, वह μ2 माइनस μ1 μ1 है ना, और इंटू आर एन जो जिसमें अपवर्तनांक यानी मैग्नीफाइंग दिया होता है। तो ध्यान दीजिएगा 15 में से 10 के कितने बचेंगे 5, ठीक है। और 5 की जो कड़ी होती है ना, 5 की जो कड़ी 5 का आधा, 5 का आधा यानी कितना हो गया 2.5, 12.5 के आसपास का जो भी होगा वही आंसर होगा। डायरेक्ट में बताया मैंने आपको विदाउट सूत्र लगाए हुए, कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा है, एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, इतना वर्तनांक वाले मान का, जैसे हवा की फोकस दूरी जब दे रखा है, सबसे पहले आपको ध्यान है कि इसका प्रतिबिंब सीधा कितना बनेगा, अब इन्फिनिटी बनेगा। एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1.5, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो 4 का सीधा क्या दिख रहा है आपको, 4 का सी, 20 सेंटीमीटर मान के वक्रता त्रिज्या क्या होता है बराबर होता है। चलिए 5 में आइएगा, एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान है तथा लेंस के माध्यम का वर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोनों का मान इसके लिए जब समान हो गया तो इसके लिए मान भी क्या होगा बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएगा, शीशे का एक द्वितल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ1 है तथा अपवर्तनांक μ2 है, में डाल दिया जाता है, यदि प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपसृत होकर निकले तो बताइए। तो 6 का क्या हो जाएगा सीधे, 6 का ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, क्योंकि μ1 लेस देन क्या होता है, μ1 लेस देन μ2, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। 7 पे आइएगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। एक उत्तल लेंस पदार्थ का बना है, इसका वर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस को पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, देखिएगा अभिसारी लेंस की तरह, है ना, अभिसारी लेंस की तरह। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होगी, 8 का बताइएगा। क्षमता जब भी होती है तो क्या होती है, घट जाती है। μ1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना एक द्विउत्तल लेंस μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो लेंस क्या होगा, अपसारी होगा, यदि और केवल यदि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, नहीं क्या हो जाएगा, 9 का सीधे क्या हो जाएगा बी। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है, 10 का क्या हो जाएगा सीधे भैया सी, क्या हो जाएगा कम अपसारी। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सवाल नंबर 11 की ओर। जब किसी उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक 1.5 था फोकस दूरी एफ है को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए आप लोग। 11 क्या हो जाएगा भैया, 11 का ए, एफ से बड़ी हो जाती है। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किस में परिवर्तन होता है, तो बताइएगा 12 का क्या हो जाएगा सीधे ए, वेग और तरंग दैर्ध्य में। F1 था F2 फोकस दूरी के पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा 13 का सीधे क्या हो जाएगा, 13 का बी, यानी F1 इंटू F2 बटे F1 प्लस F2। दो डायोप्टर और इतना डायोप्टर के दो संपर्क में रखे गए संयोग की क्षमता क्या होगी बताइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा संयोग की जो क्षमता होती है यानी P बराबर होता है P1 प्लस P2, तो 2 माइनस 3.5 तो माइनस 1.5, सीधे कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए सवाल नंबर 15 की ओर। स्मॉल एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक पर्दे बताने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, थ्योरी का सवाल है ये, पर्दे 4 गुना पर होनी चाहिए, है ना। 4F 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, 16 का क्या हो जाएगा सीधे, 16 का कितना हो जाएगा बी 2.5,
यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो फोकस की दूरी कितनी होगी? 17 का बताइएगा आप लोग फटाफट। 17 का सी f/2। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए का समतुल्य लेंस होता है, तो 18 का कितना हो जाएगा? ए उत्तल लेंस। दो लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर है, तो ये क्वेश्चन पीछे की तरह है कि -15 प्लस 5 इक्वल टू -10, तो -10 बराबर क्या? कौन सा ऑप्शन? बी। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख अक्ष पर रखा जाए? तो 20 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक देखिएगा इसमें प्रतिबिंब μ1 μ2 μ3 दो आ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब मान जो कटा गया है वो कितना में है? 3 बार कटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का कितना हो जाएगा? बी। देखिए 21 नंबर सवाल, 3 लेंस है, इतना इतना सटा कर रखे गए जिसे संयोजन फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। ये आपको देखिए निकाल के दिखाया, हिंट किया हुआ भी है। तो सीधे 21 का तो आपको देख ही रहे हैं आप लोग, 20 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, तो 21 से कौन सा हो जाएगा? सी। किस प्रकार से बना हुआ है थोड़ा वीडियो को जूम कर देख सकते हैं। ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश की एक किरण कांच से अपवर्तनांक कितना गोलीय सतह पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित उन किरणों के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है, 22 का कौन सा हो जाएगा? जब भी कोण ऑप्शन में 90 डिग्री रहे तो आँख मूंद के 90 डिग्री लगाइए, अपवर्तनांक रहे अपवर्तन रहे उसे 90 डिग्री का मान हमेशा बनता है। चलिए, हवा में स्थित कांच के अवतल गोलीय सतह से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखना चाहिए? तो अपवर्तक सतह, अपवर्तक की प्रकृति है कि 3 गुनी से अधिक दूरी पर, तो इसे क्या हो जाएगा? ए। चलिए, वह फिर से फिलर आ रहा है, चलिएगा फिर से एक बार भरने वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस फिर से एक बार आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। पानी के अंदर का हवा का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। जब भी पानी के अंदर, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत लॉलीपॉप सवाल है ना। तो ये जो है अवतल की तरह, अवतल, पहला कौन सा हो जाएगा? अवतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक लेंस हवा में अभिसारी लेंस तथा पानी में अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक खालिस्तान होता है। ध्यान देगा, इसके हवा का जो अपवर्तनांक होता है वह एक और 1.3 के बराबर होता है, 1 और 1.3 के बराबर होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर, इसकी क्षमता का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सीधे यह जो होता है P बराबर 1/f के बराबर होता है, क्षमता बराबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता, जब भी कोई पानी में किसी लेंस को हम डुबाएंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी भैया? घट जाती है, घट जाती है, ठीक है। ये सभी में इसमें दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र किस प्रकार से काम करता है? तो जब लेंसों का संयोजन किया जाता है ना, तो जब लेंसों का संयोजन की क्षमता के साथ किया जाता है तो वह P बराबर P1 प्लस P2 के क्या होता है? बराबर होता है। अब जब चिन्ह पर हमें ध्यान देना है कि चिन्ह हमें किस रूप में दिया गया है। चिन्ह अगर प्लस माइनस में दिया जाता है ना, तो उस प्लस माइनस वाले मान पर भी हमें कमांड करना है। जैसे अभी आपके सामने एक चित्र का क्वेश्चन आया था, है ना, 1 मिनट, ये इस प्रकार से था, सॉरी, चलो इसे रहा, इस प्रकार से ऐसे था बना हुआ। ये भी देखिए μ1, ये हो गया μ2, ये μ3, ये भी μ3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि μ1 और जो μ2 का मान है μ3 है, तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम है। तो ये जितना मान इसका अलग अलग रहेगा, जितना मान सेम रहेगा उतना ही मान होगा। इसमें भी लेंस जो काटा तो लेंस की लंबाई के लंबवत काटा गया तो कितना मान हो जाएगा? तो सीधे सीधे इसका 3 हो जाएगा। और जैसे देखिए, जैसे इसका मान μ1 μ2 μ3
म्यू 4। तो इसमें बोलेगा नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। यानी माध्यम कितना भाग भी काट दे, माध्यम का वर्तनांक आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भरने वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपके आईक्यू को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सूत्र कंप्लीट करेंगे तभी आपकी बनेगी पूरी तरह। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज हम लोग अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग फिर से आएंगे एक बार अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। ठीक है, हमारे ड्रीम क्लास हीरो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए यह 10th और 12th दोनों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।